हेलो दोस्तों, आज से हम द हिंदू डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। डेली न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो हमारे प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और मेंस में भी उनकी इम्पोर्टेंस होती है, तो उससे रिलेटेड आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरह का प्रीलिम बूस्टर है जो आपको डेली बूस्ट करेगा कि हमें अखबार में से क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज से हम द हिंदू डेली डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बीइंग मिसयूज्ड इन कनाडा बाई एंटी इंडियन एलिमेंट। अब तुम इसमें एक डायरेक्ट बात जान सकते हो, जो खालिस्तानी मूवमेंट जो बहुत ज़्यादा कनाडा में बढ़ रहा है, बहुत ज़ोरों शोरों से उसे बल प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट जो है इंडियन की इंटीग्रेशन पर पड़ रहा है। क्योंकि अभी एम्बेसी में जो है उन्होंने आग लगा दी थी खालिस्तानी जो सपोर्टर्स थे, तो उससे रिलेटेड जो इंडिया के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका ये मिसयूज़ है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब हमारे आर्टिकल 19 को देखा जाए तो उसकी बात की जाती है कि कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मिसयूज़ किया जा रहा है। तो उसी बात को लेते कनाडा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो हमारे लिए ये न्यूज़ तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर कनाडा का मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर पूछता है, रिसेंटली ये जगह चर्चा में थी तो वो कहाँ पर स्थित है। तो हम कनाडा का मैप देख लेते हैं। कनाडा का बॉर्डर जो है यूएसए से मिलता है और इधर यूएसए का जो पार्ट है अलास्का उससे मिलता है। और कनाडा जो होम्स रिवर हैं, जो होम्स के नाम से बहुत फेमस हैं, जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। होम्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट, उसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें तुम्हारी बहुत सारी रिवर आ जाती हैं, जैसे होम्स में बहुत सारी रिवर इन्वॉल्व हैं, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको अलग से होम्स की फुल फॉर्म आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी इसमें एंटेरियो रिवर है, कौन सी मिसिसिपी रिवर है। तो उससे रिलेटेड जो लेक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो आज हम यहाँ पर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट मैप है, इसमें रॉकी माउंटेन, ये रॉकी माउंटेन आपको कनाडा के मैप में ज़रूर दिखाया गया, मगर ऐसा नहीं है रॉकी माउंटेन केवल कनाडा में। इसकी चेन है, यहाँ से रॉकी माउंटेन यूएस में होते हुए मैक्सिको में जाता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कनाडा में रॉकी माउंटेन का प्रेजेंस है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हडसन वे कहाँ पर पाई जाती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हडसन वे। और फिर बफिन आइलैंड, ग्रीन आइलैंड देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीनलैंड जिसे बोलते हैं। आर्कटिक सर्किल इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आर्कटिक लाइन है, मतलब इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब लब्राडोर करंट आपने सुना होगा। लब्राडोर करंट आप ऐसे याद रखते हैं, यहाँ पर एक लब्राडोर जगह है, तो लब्राडोर जगह जो है वो लब्राडोर सी से मिलती हुई है और यहाँ से एक करंट बहती है जिसे कोल्ड करंट कहते हैं, उसे लब्राडोर करंट कहते हैं। तो मैप से हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। तो हमने ये देखा, तो इसमें जो एक बार अगर आप नज़र भी मार लेते हैं डेली तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एलिसमेयर आइलैंड हो गया, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड हो गया, विक्टोरिया आइलैंड हो गया, हडसन बे हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जो है एक बार कनाडा का मैप ज़रूर देख लेना, और इसकी पीपीटी इंस्पायर आईएएस के एक चैनल जो है वो मौजूद है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, पहला फर्स्ट पेज का आर्टिकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर रिलेटेड था, जो हमारे इंडिया में आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट में पाया जाता है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जो कनाडा में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि सिख कम्युनिटी वहाँ पर हावी रहती है। मगर सारे सिख खालिस्तान मूवमेंट को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें जो है एक विंग्स बन गई है। अगला आर्टिकल देखते हैं, ये केरला में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो केरला से रिलेटेड ये एक फ़ोटो आया था कि कैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, तो उससे रिलेटेड ये बात है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, केरला का बॉर्डर किस किस स्टेट से मिलता है। तो आप देख सकते हैं केरला का बॉर्डर तमिलनाडु और कर्नाटका से मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो हम देख सकते हैं इराविकुलम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। बर्ड सेंचुरी कौन सी हैं, तो कडालूंडी बर्ड सेंचुरी है, कमारा कोलम है और तथ्येकड़ बर्ड सेंचुरी है। तो
तो ये लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। मगर ये आपको एक बार अगर डे टू डे नज़र मारते चले जाएंगे तो आपको प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली कर देंगे। मगर आप डे टू डे एक्सरसाइज करने से बचेंगे तो प्रीलिम्स टफ होता जाएगा कि आप सोचेंगे मंथली मैगजीन में मैं कवर कर लूँगा, नहीं, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो डेली डिस्कशन जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? अगस्त्या वनम बायोलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अक्सर पूछता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में पाई जाती है, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे अरालम हो गया, बेगुर हो गया, चिन्नौर हो गया, इडुक्की हो गया, नेयार हो गया, परम्बिकुलम हो गया, पेची वजानी हो गया, पेपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, सेंडुरोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो। वयनाड तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, राहुल गांधी वहाँ से सांसद हैं। और ये जो क्या कहते हैं पेरियार रिवर है, तो पेरियार आपको इजीली याद हो जाएगी। धीरे धीरे आप अगर इस पर डे टू डे इसकी PDF पर या अखबार में जो न्यूज़ आ रही है उस पर नज़र मारेंगे तो आपके लिए चीज़ें ईजी होती चली जाएंगी। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो है वेस्ट बंगाल में क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि क्या हुआ है, पंचायत इलेक्शन वेस्ट बंगाल में चल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा बैकअप इसका दे देता। तो पिछले साल क्या हुआ था, वेस्ट बंगाल में बहुत सारी डेथ हुई थी, क्योंकि अपोजिशन जो मेंबर थे वो उठे ही नहीं थे डर की वजह से जो पार्टी इस टाइम सत्ता में है। तो इससे रिलेटेड स्टेट इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि उसके पास क्या पावर है, क्या पावर नहीं है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट उस पर हावी हो जाती, जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कैसे वर्क करता है। तो इससे रिलेटेड इससे पहले भी एक चीज़ चर्चा में रही है कि कैसे ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो मेंबर हैं उनकी ऑटोनॉमी को वायलेट किया है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि आर्टिकल 243K और आर्टिकल 243ZA किससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 243K हम जानते ही हैं, जो सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन और कंट्रोल प्रोवाइड करता है पंचायत के इलेक्शन में, और आर्टिकल 243ZA म्यूनसिपाल्टी के इलेक्शन से रिलेटेड है। तो ये बात आप अच्छे से जान लीजिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को आप बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इसी साल के प्रीलिम्स में यूपी PCS में या किसी हरियाणा PCS में ये आर्टिकल 243 केस पूछा गया था कि क्या ये इलेक्शन से रिलेटेड है पंचायत की या किसी और वर्क से रिलेटेड है। तो हमें ये चीज़ जान लेना चाहिए। अदर चीज़ क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसे बोलते हैं जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाती है, वो स्टेचुटरी बॉडी हुई एक्ट के थ्रू, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जिक्र है। जैसे आर्टिकल 243K स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। अगर वही एक्ट के थ्रू बनी होती, जैसे कोई चीज़ जोनल कमीशन है, जैसे जोनल कमीशन है, बहुत सारे जोन के लिए अलग अलग क्या कहते हैं कमीशन बनाए गए हैं, तो वो एक्ट के थ्रू बना है, तो वो एक जोनल कमीशन जो है स्टेचुटरी बॉडी है। मगर ये जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अब ये कह रहे हैं कि 73rd और 74th अमेंडमेंट आया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने स्टेट इलेक्शन कमीशन की बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ गई। मतलब कुल मिला के बात यही कही जा रही है, ये इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाता है, जो प्रिजुडिस होते हैं उसे ख़त्म करता है, फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट कराता है। इसीलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की इम्पॉर्टेंट है। मगर वेस्ट बंगाल में जिस तरह से वायलेंस देखने को मिले हैं, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की जो फोर्स है उसको वहाँ मतलब स्टेबलाइज करने में या वहाँ तक कंडक्ट करने में, इलेक्शन करने में उसकी हेल्प ली गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही करार दिया, जबकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वहाँ रिटर्न आई थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास आई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी वायलेट हो रही। तो हमें इसके बारे में सेपरेटली जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब अगला आर्टिकल हम लोग देखते हैं। अगला आर्टिकल जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रंट पेज पर आया है कि ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस है वो ऑर्डिनेंस का रूट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इख्तियार किया है। क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? क्या किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो सर्विसेज हैं, जो IAS IPS के तबादले हैं, जो उनका कंट्रोल है वो दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा, ताकि वो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करा सकें। मगर हुआ क्या है
कि हुआ क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से ऑर्डिनेंस ले आई और एलजी की पावर को फिर से उन्होंने डोमिनेट कर दिया। मतलब एलजी की आपको इजाज़त अगेन लेना पड़ेगी अगर आपको आईएएस आईपीएस के तबादले करने हैं, तो ये चीज़ ऑर्डिनेंस की तरफ फिर से कंट्रोल करिए। तो हमें यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ऑर्डिनेंस होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में जिक्र है उसका, ऑर्डिनेंस का रूट क्या, प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस लेता है तो कैबिनेट की राय लेना ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है। तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि ऑर्डिनेंस जो है वो आर्टिकल 123 में जिक्र है, जिसमें प्रेसिडेंट क्या करता है, ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट करता है जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा सेशन में ना हो, और या फिर एक हाउस लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक ना हो, या तो दोनों ना हो। देखो आप पढ़ लो, प्रेसिडेंट सर्टेन लॉ मेकिंग पावर टू प्रमलगेट ordinances when either of the two houses of parliament is not in session in urgent situation। भाई अर्जेंट सिचुएशन यही है जब पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं चल रहा है, कोई एक सेशन जो है वो चालू नहीं है, तो उस वजह से ऑर्डिनेंस लिया जाता है। तो प्रेसिडेंट इसको ऑर्डिनेंस, मगर इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जानना, ऑर्डिनेंस की जो क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस जो लॉ की तरह वर्क करता है, ऐसा नहीं है ऑर्डिनेंस टेम्परेरी होता है, ऑर्डिनेंस को परमानेंट बनाया जा सकता है। जैसे ही पार्लियामेंट रीस्टार्ट हुई, मान लो लोकसभा और राज्यसभा अगेन से स्टार्ट हो गई, तो जब लोकसभा और राज्यसभा अगेन स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, ये ऑर्डिनेंस को लॉ मेकिंग करना पड़ेगी, मतलब पार्लियामेंट में से पास कराना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं जो ऑर्डिनेंस का डेथ होती है वो 6 मंथ और 6 वीक के बाद होती है। जैसे ही 6 मंथ हुए उसके बाद कैबिनेट वो क्या कहते हैं सेशन चालू हो गया, उस सेशन के बाद 6 वीक्स के अंदर इसे जो है पास कराना होता है। तो ये चीज़ है, ये लिखा नहीं है, रिक्वायर सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक, यहाँ से हो गया। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आर्टिकल 123 है, मतलब 123 तो हमने सेंट्रल के लिए देख लिया, और ये जो है 213 ये स्टेट के ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। गवर्नर जब देखता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है सेशन में नहीं है, या फिर दोनों हाउस सेशन में नहीं है, जिस स्टेट में दोनों हाउस सेशन में नहीं है, मतलब 6 हमारे यहाँ ऐसे स्टेट हैं जिसमें 2 हाउस हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहाँ पर अगर वो सेशन में नहीं है तो वहाँ पर ऑर्डिनेंस आ जाता, तो वहाँ पर गवर्नर ऑर्डिनेंस लाता। मगर ये है कि प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस पावर ना बनाने की एक ही बार रिटर्न कर सकता है कैबिनेट को कह सकता है भाई इस पे लॉ मैं नहीं बना सकता। फिर अगर वही सेम ऑर्डिनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट के पास भेज दिया तो वो उस ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट नहीं कर सकता, मतलब उसको जो है मना नहीं कर सकता, सॉरी मैंने कहा प्रमलगेट नहीं कर सकता, उसको मना नहीं कर सकता। तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट भी बाध्य हो जाता है जब कैबिनेट कहता है, देखो लिखा है सेंड बैक विद और विदाउट रिकंसिडरेशन प्रेसिडेंट मस्ट प्रमलगेट, सही है। तो ये ऑर्डिनेंस से रिलेटेड हमने चीज़ें जानी। अब एडवांटेज देख लेते हैं ऑर्डिनेंस के। एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज है क्विक एंड इफेक्टिव एक्शन होता। आप समझ ही सकते हैं, कोई लोकसभा की ज़रूरत नहीं, कोई राज्यसभा की ज़रूरत नहीं, आप झट से कैबिनेट ने लिया, लॉ बनाया और प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, ऑर्डिनेंस आ गया, वो लॉ की तरह वर्क करने लगा। तो ये क्विक एंड इफेक्टिव रिएक्शन। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी हो जाता है, भाई कोई पॉलिसी है हमें जल्दी से इम्प्लीमेंट करना है, मान लो कोई पॉलिसी है कि टेली कम्युनिकेशन लाइन हर विलेजेस में होंगी, उन्हें जल्दी से पास कर दिया, बस हो गया। प्रायर लीगल सर्टेनिटी हो गया ना, लॉ बन गया तो लीगल सर्टेनिटी हो गया। रिफ्लेक्ट द रिस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी रिफ्लेक्ट करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको आप बाईपास कर रहे हैं, आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाईपास करने का हक नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है प्रीएम्बल में कहा गया है डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को रिड्यूस करता, पार्लियामेंट इस पर ओवरसाइट नहीं कर सकती, मतलब इसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकती। आप 6 मंथ तक इलीगली कहना चाहिए, वैसे इलीगल नहीं कह सकते क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें चुना है, लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को चुना है, तो इसलिए इलीगल नहीं कह सकते, मगर ओवरसाइट उसका पार्लियामेंट का ख़त्म हो जाता। अब सेपरेशन ऑफ पावर का
जो होता है वो क्या कहते हैं, इनक्रोचमेंट हो जाता है। भाई सेपरेशन ऑफ पावर है स्टेट और सेंटर में। अब मान लीजिए कोई पर्सनल लॉ है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, अब स्टेट ने तो अलाउ किया नहीं है, सेंट्रल ने ऑर्डिनेंस ला के पर्सनल लॉ पे यूसीसी बना दिया, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का भी उल्लंघन यहाँ हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, ये इनस्टेबिलिटी लाता है, क्योंकि ये टेम्परेरी होता है, फिर अगर पार्लियामेंट आएगी सेशन में तो इसको फिर से हटा दिया जाएगा। और ये मिसयूज़ होता है पॉलिटिकल और पर्सनल गेन के लिए। पर्सनल गेन कुछ भी हो सकता है, जैसे मुझे इस कम्युनिटी के वोट चाहिए तो मैं यूसीसी ये क्या कहते हैं, सॉरी यूसीसी नहीं, मतलब मैं ऑर्डिनेंस ले आता हूँ और जल्दी से ऑर्डिनेंस को पास कर देते, हमें उम्मीद है 100% ये कम्युनिटी वोट देगी, तो ये होता। तो आज जो हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे उससे रिलेटेड हमने सारी चीज़ें जानी कि क्या क्या इम्पोर्टेंट था आज के पेपर में। ऐसे ही हम डेली डिस्कशन करेंगे द हिंदू का, और हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, और प्रीलिम बूस्टर हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे डेली।